एकल योजना हो, इन सब प्रकार की बातों से मैं कभी कभी सोचता हूँ कि एकल किसके लिए है। ये एकल अभियान, ये केवल हम ये न माने कि जनजाति क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा का मार्ग है, नहीं, ये हमें भी कुछ एक दृष्टि देने वाला मार्ग है। मुझे लगता है ये अभियान सब प्रकार के, सभी प्रकार के लोगों के लिए एक संस्कार है, एक शिक्षा है, एक दिशा है। अपने ही समाज के लोग हैं, उनके लिए हमें कुछ करना है। दान के साथ मन देने वाले बनेंगे, और मन देना तभी बनेगा जब आंखों से दृश्य देखेंगे। मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि लोग, भारत लोक शिक्षा परिषद के सभी पदाधिकारी, एकल अभियान की योजना में लगे हुए सभी कार्यकर्ता बंधु और इस समारोह में उपस्थित सभी बहनों तथा भाइयों, एक अभियान 30-32 वर्ष पूर्व शुरू हुआ। गति प्राप्त हुई। प्रारंभिक लोगों का स्मरण करते हैं तो उनकी दृष्टि कितनी विशाल थी, ये ध्यान में आता है। धनबाद के मदन बाबू अग्रवाल, उनकी कल्पना से निकला हुआ ये विषय। झारखंड, बिहार के क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में काम करते हुए उनके जो समस्या ध्यान में आई, उस समस्या का समाधान वो चर्चा न करते हुए उन्होंने समाधान ढूंढने का प्रयास किया। अपने साथियों को तैयार किया उस बात के लिए। बड़े बड़ी योजनाएं बताना ये लोगों को प्रभावित करता है, पर जब मैं मदन बाबू के बारे में सोचता हूं तो उन्होंने लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं, लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रयोग प्रारंभ किया। प्रभाव अपने आप बढ़ा था। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे लोगों ने काम शुरू किए थे। दक्षिण भारत में समाज के द्वारा ही शिक्षा का प्रबंध ये बहुत प्राचीन काल से चला आया है। फिर वो कर्नाटक हो, आंध्र हो, महाराष्ट्र हो, कुछ मात्रा में गुजरात हो, इन राज्यों के जो समाज के जो नेतृत्व करने वाले लोग हुआ करते थे, उन्होंने अंग्रेजों के जमाने में इन शिक्षा का प्रबंध हाथ में लिया था। इसलिए उस समय स्थान स्थान पर राष्ट्रीय विद्यालय इस प्रकार की योजना को चलाया गया, जहां पर अंग्रेजों के खिलाफ कुछ करने की बात आती थी, छात्रों को निष्कासित किया जाता था। ऐसे जो राष्ट्र की भक्ति को लेकर आगे आना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था ऐसे छात्रों को देने की आवश्यकता थी। उसमें रविंद्रनाथ टैगोर रहे, उसमें लोकमान्य तिलक रहे, उसमें महात्मा गांधी जी रहे, उसमें विनोबा भावे रहे। इन लोगों ने इस प्रकार के शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारक कदम डाला था। मैं जब कभी हम भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का जब हम इतिहास देखते हैं, आज का एक विकास का मार्ग हम जब देखते हैं, तो समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भारत के लोगों ने पुरुषार्थ किया है। एक समय था कि भारत के जनसंख्या को 2 समय का अनाज प्राप्त हो सके, ऐसी अवस्था नहीं थी। तो अमेरिका के सामने कटोरा लेकर जाना पड़ा, भीख का कटोरा लेकर गए, सड़ा गला गेहूं अमेरिका ने दिया, वो खाना पड़ा है हम लोग। ये 1956-57 की बात है। 1960 में एक क्रांतिकारक कदम उठाया, हरित क्रांति के नाम से चला। आज हम अनाज के क्षेत्र में केवल स्वावलंबी नहीं तो छोटे देशों को अनाज देने वाला भारत बन गया। जब हम सुरक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं, कितने वैज्ञानिकों का यहाँ पर योगदान रहा है। अगर भाभा नहीं होते तो अणुशक्ति केंद्र खड़ा नहीं होता। अगर अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति नहीं होते तो आज जिस अवस्था में विज्ञान का क्षेत्र जिस प्रकार अवस्था में है, इस प्रकार के लाने में विक्रम साराभाई से लेकर कई प्रकार के वैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। भारत
सुरक्षा के क्षेत्र में आज कहीं ना कहीं दुनिया की स्पर्धा में हम लोग भी खड़े हैं। आवागमन के साधन इतने पर्याप्त खड़े हो गए, गतिमानता आ गई, हवाई अड्डे बने, रेल का जाल फैल गया, बड़े बड़े राजमार्ग बनते गए, महामार्ग बनते गए। एक जीवन में एक गतिमानता आ गई, उसमें भी बहुत लोगों का योगदान। कभी एक समय था कि भारत में चिकित्सा की सुविधाएं इतनी पर्याप्त नहीं थी, परंतु आज जब हम अनुभव करते हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य की सुविधाएं भारत में आज उपलब्ध है। अगर कोई प्रामाणिकता से विचार करे तो उससे कहीं भारत के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, इतनी व्यवस्थाएं आज बन चुकी है। हाँ, अवसर तो और रहते ही, हम पर्याप्त तो नहीं कह सकते, परंतु हमने भारत के लोगों ने इसमें भी एक प्रभावी कदम डाला है। आज शैक्षिक संस्थान बड़े बड़े हुए हैं और ये दुनिया के स्पर्धा में भारत आज एक गति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक दूसरा दृश्य भी इसके साथ साथ है। आज भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक दवाइयां उपलब्ध नहीं होती, इसलिए मृत्यु के दरवाजे पर खड़े होने वाले गरीब लोग हैं, सामान्य लोगों। बहुत बड़ा जनजाति क्षेत्र है अपना, लगभग 10 करोड़ का है। थोड़ी अगर वहाँ की परिस्थिति हम देखेंगे तो वहाँ पर स्वास्थ्य की पर्याप्त सुविधाएं आज भी पहुँच नहीं पाई है। विद्यालय है पर विद्यालय चलते नहीं है। योजनाएं तो अच्छी है, प्रामाणिकता से योजनाओं का विचार होता है कि चिकित्सा की सुविधाएं गांव-गांव तक पहुंचे, इसलिए कई प्रकार की योजनाएं बनी, परंतु जो प्रभावी रूप से होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। आरोग्य केंद्र है, प्राथमिक आरोग्य केंद्र है, उसके लिए कर्मचारी नियुक्त है, वो अपनी 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, जहां पहुंच पाते वहां पहुंचते हैं, जहां नहीं पहुंच पाते वहां उपेक्षित हो जाते हैं। एक समय चला कि कभी भी किसी भी बालक को अधिकतम 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़े, इससे ज्यादा नहीं, ऐसा विद्यालय होने चाहिए। विद्यालय तो बंद देते हैं, पर विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाने वाले आचार्यों का अभाव, शिक्षकों का अभाव आज भी। महाराष्ट्र के एक विद्वान, उन्होंने महाराष्ट्र के विद्यालयों का अध्ययन किया था और अध्ययन करते उन्होंने पुस्तक लिखी। पुस्तक का शीर्षक था महाराष्ट्र में विद्यालय है, शिक्षा नहीं है। क्या ऐसी अवस्था है? तो गांव में जाएंगे हम तो दिखाई देता है क्या स्थिति है। बच्चों को मार्ग बताने वाले नहीं, सही शिक्षा उपलब्ध हो ऐसी सुविधा नहीं। इस प्रकार का एक दूसरा दृश्य भी भारत का है और वो ऐसी जो जनसंख्या है वो 20-25 करोड़ तक है। कौन करेगा उनका विचार? इसलिए मैंने मदन बाबू का उल्लेख इसलिए किया कि उनकी नजरों में ये सब परिस्थिति आई, अंदर की वेदना फूट कर बाहर निकली, उसमें एकल अभियान जैसे योजनाएं प्रारंभ हुई। हजारों गांवों तक इस एकल अभियान के कारण कोई ना कोई एक खड़ा है कि जो बच्चों के प्राथमिक शिक्षा की चर्चा करेगा, चिंता करेगा। उसी गांव का युवक है, उसी गांव का युवक अपने ही गांव के बच्चों की चिंता करता है। ये इतनी स्वाभाविक बात हो जाती है। इसलिए इस कल्पना का जब हम विचार करते हैं कि उसी गांव का शिक्षक उसी गांव के बच्चों को पढ़ाएगा, तो स्वाभाविक रूप से जो आत्मीयता और जो अपनापन चाहिए वो आ ही जाता है उसमें, अपने गांव के बच्चे। इसलिए इसको मैंने कहा कि ये क्रांतिकारक कदम था, वो क्रांतिकारक कदम था, ये सिद्ध हुआ। आज लाखों की संख्या में बालक उसमें से शिक्षा प्राप्त करते हुए, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते हुए आगे की शिक्षा की प्रेरणा लेकर चलते हैं। एक शिक्षा में रुचि तो निर्माण हो, कम से कम मुझे पढ़ना चाहिए। उसी प्रकार के एक और योजना कुछ स्थानों पर चली,
गांव के अंदर छोटी छोटी बीमारियों के लिए दवा नहीं मिलती है, तो एक स्वास्थ्य रक्षक योजना को चलाया। एक समय था 1975-77 में उन्होंने योजना चलाई थी, एक बेयर फुटेड डॉक्टर। गांव गांव में हम किसी को ट्रेनिंग देंगे, वो देंगे, कागज पर रहेंगे। परंतु इस प्रकार की योजना करने वालों ने, सेवा भारती वगैरह बाकी संस्थाओं ने मिलकर इसका जब विचार किया, तो आज कम से कम 10 से 12 हजार गांवों के अंदर एक स्वास्थ्य रक्षक बैठा हुआ है कि जो छोटी मोटी बीमारियों के लिए दवा उपलब्ध कराता है। एक पैसा भी वो नहीं लेता है, न किसी से मांगता है, न संस्था से मांगता है। उनको दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती है छोटी मोटी बीमारियों के लिए। आज जनजाति क्षेत्र में एक समस्या का समाधान ढूंढा है। तो बंधुओं, एक इस प्रकार के अभियान ये दिखावे के नहीं होते कि प्रत्यक्ष उसका दर्शन हम जब करेंगे, करते हैं, आप लोग भी जाते होंगे, जनजाति क्षेत्र में जाकर देखना भी चाहिए कैसे चलते हैं। पेड़ के नीचे है, मंदिर के ओटले पर है, किसी के घर के सामने आंगन में है, इस प्रकार की योजना है। हमारे श्याम जी कभी कभी किस्सा बताते थे कि कलकत्ता में झारखंड के बच्चों को कलकत्ता दिखाने के लिए लेकर गए एकल विद्यालय। एक 50-60 बालक जो अपने कभी गांव से बाहर नहीं गए, वो गाड़ी में बैठकर कलकत्ता। अब कलकत्ता के लोगों को बताया गया कि ये बच्चे आ रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए बच्चों को ले जाना है। अब बच्चे आए स्वागत करने के लिए, तो बच्चे उनको पूछते हैं, बाहर से आए हुए, रांची वगैरह से आए हुए बच्चों को पूछते हैं कि तुम्हारा लगेज कहाँ है? उसने कहा लगेज क्या होता है? तो लगेज कपड़े बिपड़े सामान। तो कहता है ये मेरी थैली, यही मेरा लगेज है। तो उन बालक ने कहा हम कल्पना नहीं कर सकते, हम तो जाते हैं तो 2-2 सूटकेस भर के कपड़े ले जाते हैं, और ये आए बालक एक छोटी थैली में 2 कपड़े लेकर आए। ये जब दृश्य देखता है व्यक्ति, तब उसके मन पर प्रभाव। सारी एकल योजना हो, इन सब प्रकार की बातों से मैं कभी कभी सोचता हूं कि एकल किसके लिए है। जनजातीय क्षेत्र के, उपेक्षित, वंचित क्षेत्र के बच्चों के लिए जितने हैं, उतने हम जैसे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए भी एक प्रशिक्षण है। क्या समस्या होती है हम समझते नहीं है कि जीवन के रोजमर्रे की क्या कठिनाइयां है, हम कल्पना नहीं कर पाते। और इसलिए ये एकल अभियान, ये केवल हम ये न माने कि जनजाति क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा का मार्ग है, नहीं, ये हमें भी कुछ एक दृष्टि देने वाला मार्ग है। इसको जब हम स्वीकार करेंगे, तब केवल दान दाता नहीं रहेंगे, तो हम दान देने के साथ अपना मन भी देने वाले बनेंगे, दान के साथ मन देने वाले बनेंगे। और मन देना तभी बनेगा जब आंखों से दृश्य देखेंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि ये अभियान सब प्रकार के, सभी प्रकार के लोगों के लिए एक संस्कार है, एक शिक्षा है, एक दिशा है। अपने ही समाज के लोग हैं, उनके लिए हमें कुछ करना है। वास्तव में अक्षर ज्ञान से व्यक्ति शिक्षित नहीं होता है। अक्षर ज्ञान से वो लिखना पढ़ना सीखेगा, वो मनुष्य बनेगा कि नहीं, ये प्रश्न है। ये प्रश्न केवल गांव के लिए नहीं, ये शहरों के लिए भी है। किसी ने कहा है या इंजीनियर बनते हैं, या डॉक्टर बनते हैं, या कंप्यूटर साइंस के लोग बनते हैं, या वकील बनते हैं, यहाँ बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं। वो पूछ रहा है कि मनुष्य बनते हैं कि नहीं, ये बताओ आप। आज प्रश्न है, शिक्षित होना पर्याप्त नहीं, तो एक सुशिक्षित होने की आवश्यकता रहती है। और ये सुशिक्षित है, इसका दर्शन उसके आचरण व्यवहार से होता है। आज प्रश्न है हम सबके सामने। थोड़ा अलग हटकर मैं इस अवसर का लाभ लेते हुए आपके सामने एक बात रख रहा हूँ कि क्या शिक्षा केवल मनुष्य को अर्थोत्पादन का मशीन बनाना चाहती है? पैसा कमाने वाली शिक्षा चाहिए कि मनुष्य बनने वाली शिक्षा चाहिए, या दोनों का संयम चाहिए? धन कमाना ये परिवार के लिए आवश्यक है, लेकिन
साथ साथ मनुष्य बनना ये उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे संत महापुरुष कौन से विद्यालय में पढ़ने के लिए गए, कौन से विश्वविद्यालय के उन्होंने PhD प्राप्त की है, और उनके सारे लेखन पर आज शोध करने वाले लोग सालों साल लगा देते हैं तब कुछ लिख पाते हैं। तो ये शिक्षा उनको कहाँ से मिली, तो विद्यालय में नहीं गए। इसलिए शिक्षा के साथ साथ मनुष्य बनने की व्यवस्था भी आज जीवन के सभी क्षेत्रों में और भारत के सभी गांवों में नहीं, केवल सभी शहरों में इसकी आवश्यकता है कि मनुष्य भी बनेगा, केवल धन कमाने का साधन मशीन नहीं बनेगा। दिशा देने का काम कौन करेगा? भारत लोक शिक्षा परिषद का एक ये भी काम है कि हम शिक्षा तो देंगे, पर शिक्षा के साथ साथ जीवन को दिशा भी देंगे। आज जीवन की दिशा बताने वालों का अभाव है। कभी कभी लोग बड़े मतलब नहीं पूछना चाहिए, पर कभी कभी पूछ लेते हैं। एक छात्र मिला, मैंने कहा क्या करते हो, तो बोले कहा विधि की पढ़ाई कर रहा हूँ, कानून। बोले क्या करोगे कानून का पढ़ाई करके? बोले वकील बनेंगे। अब इसके आगे का प्रश्न शायद उसको किसी ने पूछा नहीं होगा। मैंने कहा वकील बनकर क्या करोगे? तो वो चुप हो गया। जो कहना चाहता था वो कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैंने ही कहा वकील इसलिए बनना है कि अच्छा पैसा कमाना है? बोले हाँ भाई। तो वकालत कैसी करोगे? अपराधियों को कानून की सहायता लेकर मुक्त करने का काम करोगे, यही है ना वकालत? बोले हाँ यही है। आप सोचिए कि अगर डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा तो अपराधियों को कानून से बचाने का काम करेगा, तो उस वकालत का क्या? डॉक्टर्स बनेंगे और केवल अपने बड़े बड़े हॉस्पिटल खड़े करने के लिए पैसा कैसे आएगा उसका विचार करेंगे, तो जन स्वास्थ्य की स्थिति क्या बनेगी? आज भी अपना भाग्य है कि अपने भारत में ऐसे आदर्श चिकित्सक भी है, आदर्श शिक्षक भी है, आदर्श मार्गदर्शक भी है, आदर्श नेतृत्व भी है। उसकी संख्या बढ़नी चाहिए। हम सब एकल विद्यालय के माध्यम से जुड़ते हुए उस दिशा में हम सब लोग सोचें, हम सब लोग भी संकल्प करें। आर्थिक सहयोग तो आवश्यक बात है, वो आप करते ही हो, करना ही चाहिए। हमारी उसमें कुछ भूमिका है, वो पूर्ण करना है। लेकिन सुशिक्षित हो, अच्छे नागरिक हो, अच्छे देशभक्त हो, समाज के लिए प्रामाणिकता से काम करने वाले बने, यह अगर इस एकल विद्यालय के बीज में है, उस बीज का भी पोषण जितना होगा उतना इस अभियान का एक परिवर्तित भारत के रूप में हम दृश्य देख सकेंगे। इसमें लगे हुए सभी बंधुओं को कठिनाई तो आने वाली है। स्वामी विवेकानंद का एक वचन है, उन्होंने कहा कि जिस काम में बाधा नहीं आती, आप समझ लीजिए कि आपका मार्ग गलत है। अब ये बड़ा साहसी, जिस काम में बाधाएं नहीं आएगी, विश्वास के साथ हम कहते हैं ये काम आपका रास्ता कहीं गलत हो गया है। सही रास्ते पर चलने वालों को बाधाएं आने वाली है। बाधाओं से जो डरे नहीं, चलते रहे, बढ़ते रहे, ऐसी एक बहुत बड़ी शक्ति भारत की है। उसी शक्ति के हम सब अंश है। इसका स्वाभिमान भी रखे, आनंद भी रखे, अपने कर्तव्य का पालन करने के अवसर एकल विद्यालय की, एकल फाउंडेशन के, एकल अभियान के कारण हम सबको मिला है। ऐसे हम सब भाग्यशाली लोग यहाँ पर है। आपके भाग्य को नमन करते हुए इस कार्य में आपका जो योगदान हो रहा है, उस योगदान को और अधिक बढ़ाने की अपेक्षा रखते हुए जो भी आवश्यकताएं हैं हम दिल्ली के लोग पूरी करेंगे। इस प्रकार का भाव हम सब के मन में रहे। इसी भाव के साथ, इसी निवेदन के साथ आयोजकों को तो धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोग भी बहुत देर से बैठे हो। आप लोगों के भी अंदर जो समाज के प्रति भक्ति है, उस भक्ति को नमन करते हुए